नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडू जोन पर। पिछले लेक्चर में हमने भाग 15 के तहत निर्वाचन जो प्रक्रिया है उसको समझा था। आज हम भाग 16 के तहत जो कुछ अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक जो प्रावधान किए गए हैं, इसमें है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे हम देखते हैं SC, ST और जनरल हैं, बाकी जो EWS वगैरह जो है, इस तरीके के जो प्रावधान हैं। और ख़ास करके SC, ST, OBC को जो आरक्षण का प्रावधान किया गया वो इन्हीं अनुच्छेदों के तहत किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं जो पहला अनुच्छेद है 330, ये कहता है कि लोकसभा में SC, ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएंगी। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में हम देखते हैं जो जितने भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं उनकी जो सीटें हैं, हम देखते हैं कहीं कहीं सीट जो है SC, ST के लिए आरक्षित रहती है। तो वो जो प्रावधान है वो इसी अनुच्छेद के तहत किया गया है कि 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब से लेकर के अभी तक वो प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। तो वो जो प्रावधान किया गया था उसी अनुच्छेद 330 के तहत किया गया था कि लोकसभा में जो SC, ST को आरक्षण दिया जाएगा सीटों का, वो किसके तहत? अनुच्छेद 330 के तहत। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। फिर अगला है अनुच्छेद 331 के तहत कहा गया है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत कर सकेगा। तो पहले ये प्रावधान किया गया था कि भारत में जो एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति थे जो मतलब ब्रिटिश या मतलब यूरोपीय व्यक्ति थे और वो भारत में रह रहे थे, मतलब इसके यूरोपीय क्रिश्चियन थे, वो भारत में रह रहे थे, तो उनके जो वंशज हुए वो भी भारत में रहने लगे। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उनको 2 प्रतिनिधि लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर देता था अपनी तरफ से। लेकिन अभी क्या हुआ है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत जो ऐसे व्यक्ति थे मतलब लोकसभा में और राज्यों की जो विधानसभाएं होती थी, मतलब लोकसभा में 2 व्यक्ति मनोनीत किए जाते थे और राज्यों में भी 1 व्यक्ति मनोनीत किया जाता था। तो क्या किया गया है, जो उनके लिए क्या किया गया है कि विधानसभा में SC, ST की जो सीटें हैं उनको क्या है आरक्षण को 2020 से बढ़ाकर 2030 कर दिया गया है। तो 104वां जो संविधान संशोधन किया गया है उसमें SC, ST का जो आरक्षण है वो 2020 से बढ़ाकर के 2030 तक कर दिया गया। मतलब अनुच्छेद जो 330 है एक तरीके से देखें वो 2030 तक फिर वैलिड हो गया है, ये चीज़ कही गई है। लेकिन तथा लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य हैं उनकी जो आरक्षित सीटें थी उनको हटा दिया गया है। तो अब आंग्ल भारतीय समुदाय को जो आरक्षण है वो नहीं मिलेगा, बाकी SC, ST का जो आरक्षण है खास करके लोकसभा और विधानसभाओं में वो अभी तक जारी रहे। ठीक है। अगला जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 332 कहता है कि जो राज्यों की विधानसभाएँ हैं उसमें SC, ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित की जाएगी। तो इसको याद करने का तरीका 330 कहता है लोकसभा में SC, ST को आरक्षण की बात करता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 332 कहता है कि राज्यों की जो विधानसभा हैं वहाँ SC, ST को जो आरक्षित सीटें होंगी वो उनको 332 के तहत दी जाएंगी। तो उसमें क्या है कि विधानसभा में सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 332 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 333 कहता है कि जिस तरीके से 331 कहता था लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियन सदस्यों को नियुक्त किया जाता था, उसी तरीके से कहे इसमें 333 प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 2 सदस्य यानी कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन 23वें संशोधन द्वारा इसमें क्या किया गया था, 2 से घटा करके 1976 में हुआ था 23वां संविधान संशोधन, तो इसको 1976 में क्या कर दिया गया था, 1 व्यक्ति कर दिया गया था। पहले राज्यों में भी जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्ति मनोनीत किए जाते थे, लेकिन उनको हम देखते हैं 76 में क्या कर दिया गया था, 1 व्यक्ति कर दिया गया था। इसी तरीके से इसको 2020 में जब 104वां संविधान संशोधन किया गया, अब आरक्षण जो था आंग्ल भारतीय समुदाय को राज्य और लोकसभा दोनों में भी समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 334 जो 34 है ये प्रावधान करता है कि आरक्षण का प्रावधान जो है 1960 तक के लिए किया गया था, लेकिन हर 10 वर्ष बाद संशोधन करके इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। मतलब शुरुआत में जब 1950 में संविधान लागू हुआ था तो उसमें कहा गया था जो आरक्षण है ये 10 वर्ष तक रहेगा, फिर उसके बाद में जैसी परिस्थितियाँ देखी जाएंगी वैसा किया जाएगा। तो तब से हम देखते हैं कि हर 10 साल पे जो संसद है आरक्षण का जो प्रावधान है उसको संशोधन करके 10 साल के लिए बढ़ा देती है। तो इस तरीके से अभी भी भारत में आरक्षण मतलब आज़ादी के 70 साल और क्या देखें 80 साल होने के करीब आ रहे हैं, तो आरक्षण चलता जा रहा है। तो जब तक ऐसी कंडीशन उपस्थित नहीं होगी, जब तक सरकार को नहीं लगता है कि आरक्षण अब नहीं होना चाहिए, तब तक आरक्षण जारी रहेगा। तो इस तरीके का जो प्रावधान है अनुच्छेद 334 कहता है। 332 कहता है कि लोकसभा में SC, ST को आरक्षण, 331 वाला हटा दिया गया है, आंग्ल भारतीय वाला था। 332 में राज्यों की विधानसभाओं में SC, ST को आरक्षण दिया जाएगा। 333 भी हटा दिया गया है। 334 कहता है कि जो आरक्षण है उसका प्रावधान किस तरीके से जो संवैधानिक दर्जा है आरक्षण को वो 10 वर्ष के लिए दिया गया था, उसको फिर धीरे धीरे संशोधन करके अभी तक जारी कर दिया गया है। 95वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 2020 तक बढ़ाया गया। तो जो 1900 मतलब 95वां संविधान संशोधन
हुआ था, उसके तहत इसको 2020 तक बढ़ा दिया गया था। अभी जो 104वें संशोधन द्वारा इसको 2030 तक कर दिया गया है। अनुच्छेद 335 कहता है कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उनकी दावेदारी। हम देखते हैं जो SC/ST को जो आरक्षण दिया जाता है, मतलब सर्विसेज यानी कि जो सरकार द्वारा नियुक्ति निकाली जाती है उसमें जो आरक्षण दिया जाता है, तो उसमें जो उनकी दावेदारी है उसके ये इसी आर्टिकल के तहत आती है। मतलब किसी को पदोन्नति में, जैसे काफ़ी बार हुआ है कि आरक्षण में कई राज्य पदोन्नति में आरक्षण का प्रयास करते हैं, तो उसमें कहा गया ये पदोन्नति में जो आरक्षण है SC/ST या किसी भी वर्ग को, तो ये उनका मौलिक अधिकार नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। इस वजह से राज्य चाहे तो दे सकता है, राज्य नहीं चाहे तो नहीं दे सकता, ये चीज़ है। जैसे उत्तराखंड ने इस चीज़ को मना कर दिया है। अनुच्छेद 336 कहते हैं कि कुछ आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान वाला जो प्रोसेस है ये अभी भी लागू है। सिर्फ आरक्षण वाला जो उसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, वो वाला खत्म हो गया है। फिर अनुच्छेद 337 कहता है कि आंग्ल भारतीय लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो जो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति हैं उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में भी विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 338 कहता है कि SC/ST के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा। अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है, और अनुसूचित OBC जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, उसका आयोग का भी गठन इसी अनुच्छेद के सब पार्ट के तहत किया गया है। जिसमें कहा गया है जो SC/ST के लिए आयोग होगा उसमें जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 5 अन्य सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति व सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सूरजभान थे। हम देखते हैं कि जो SC/ST आयोग बनेंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, उनमें उनके सदस्य, अध्यक्ष और उनकी जो सेवा शर्तें, कार्यकाल जो होगा वो कौन, वो भी राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। जो पहला SC/ST आयोग गठित हुआ था जब, मतलब शुरुआत में, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? सूरजभान थे। फिर अगला प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 338 ये कहता है, इसके तहत जो SC आयोग है यानी कि अनुसूचित जाति आयोग जो है, इसका गठन अनुच्छेद 338A के तहत किया गया है। 338A कहता है कि 2003 में अनुसूचित जाति आयोग से अलग करके 89वें संविधान संशोधन द्वारा ST आयोग का गठन किया गया है। तो 338 के तहत अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 338A के तहत जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। तो शुरुआत में जब गठन हुआ था तो दोनों जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग एक ही थे। उसका 2003 में 89वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत अनुसूचित जाति वाला आयोग उसको रखा गया और एक नया आयोग बनाया गया जिसको ST आयोग कहा गया। तो इसमें क्या किया गया, 89वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अलग से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब ये किसके तहत है? तो अनुच्छेद 338A के तहत इसका प्रावधान किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के अलावा 3 अन्य सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति व सेवा शर्तें भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रथम अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं सूरजभान ST आयोग जो था उसके अध्यक्ष थे, ST आयोग जो बना उसके अध्यक्ष कुंवर सिंह थे, प्रथम जो अध्यक्ष है उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में इसको 89वें संविधान संशोधन द्वारा 2 अलग अध्यक्ष आयोग बना दिए गए। इसी तरीके से OBC आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 338B के तहत। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के जो सदस्य हैं उनको आरक्षण से संबंधित या उनके हित से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे उनको देखने के लिए एक OBC आयोग का गठन किया गया। तो इसमें कहा गया, ये अभी हम देखते हैं 2018 के आसपास में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 भी जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेंगे। तो ये आयोग का काम ही यही है, जो भी OBC वर्ग है उसके सामाजिक, शैक्षणिक और जो उनके विकास को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उन मुद्दों को लेकर के ये क्या करते हैं, सलाह देते हैं संसद को, राज्य विधानसभाओं को, और उसके उन्हीं के अनुसार, ये सलाह के अनुसार क्या करेंगे, जितनी भी राज्य सरकारें हैं या संघ सरकार है वो काम करती है इनके उत्थान के लिए, देखा जाए एक तरीके से। तो अनुच्छेद 339 कहता है कि SC/ST के कल्याण के लिए तथा अनुसूचित जाति जो क्षेत्र हैं तथा के प्रशासन के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो अनुच्छेद 339 के तहत राष्ट्रपति एक ऐसा विशेष अधिकारी नियुक्त करेंगे जो SC/ST जो के वर्ग के सदस्य हैं उनके लिए, और जो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज जो है उनके विकास के लिए क्या करेगा, ये उपाय सुझाएगा। अनुच्छेद 340 कहता है कि पहले OBC आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे, लेकिन उनकी सिफारिश को सरकार ने अमान्य कर दिया। तो अनुच्छेद 340 है वो कहता है OBC के मतलब उत्थान के लिए काम करने के लिए अनुच्छेद 340 प्रयास करता था, जिसके तहत 102वां संविधान संशोधन करके 338B के तहत एक अलग से संवैधानिक आयोग दर्जा दे दिया गया है। अभी तक जब 2018 से पहले जो OBC आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, इसीलिए 102वां संविधान संशोधन करके अब उसको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। 1978 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में BP मंडल का
गठन किया गया था। अध्यक्षता में एक मंडल आयोग का गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट को 1990 में बीपी सिंह सरकार जो थी इसके तहत लागू किया गया था। तो ओबीसी आरक्षण जो है बीपी सिंह सरकार जो बनी थी उसी के तहत लागू हुआ था। ओबीसी आयोग में अध्यक्ष को शामिल करते हुए कुल सदस्यों की संख्या 5 होगी। इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होते हैं और 3 सदस्य पिछड़े वर्ग से होते हैं। इनका कार्यकाल क्या 3 वर्ष का होता है। तो इस तरीके से जो ओबीसी आयोग है उसकी मतलब संरचना किस तरीके से होगी उसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 341 कहता है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहायता से यह घोषित कर सकेंगे कि उस राज्य में कौन कौन सी जातियां अनुसूचित जाति होंगी। मतलब अनुसूचित जातियों की घोषणा करने का अधिकार किसको राष्ट्रपति को दिया गया है और ये घोषणा जो की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा ये किसके उस राज्य के राज्यपाल की सहायता से मतलब उसकी सलाह से की जाएगी। इस घोषणा को कहा गया है कि किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करते हैं तो ऐसी घोषणा को क्या कहा जाएगा न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 342 फिर कहता है कि राज्यों में अनुसूचित जाति जनजातियों की घोषणा राष्ट्रपति उस राज्य में राज्यपाल के परामर्श से करेंगे। इसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो 341 एससी जो है मतलब अनुसूचित जाति वाले सदस्य हैं उनके घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद जो 342 है वो एसटी अनुसूचित जनजातियों से जो संबंधित है कि उन कौन कौन सी जनजातियाँ अनुसूचित जनजाति के तहत आएंगी उनकी घोषणा राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की परामर्श से करेंगे और इस जो ये घोषणा होती जो डिसाइड करेंगे उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके का प्रावधान जो है अनुच्छेद 342 तक हम देखते हैं कि कुछ विशेष वर्ग हैं उनके बारे में वो बंद किए गए हैं। 330 लोकसभा में सीटों का आरक्षण करता है। 332 राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण करता है। 334 दावों को जो आरक्षण के दावे उनकी बात करता है। तो इस तरीके से 342 तक जो SC ST OBC के बारे में विशेष प्रावधान किए गए उनको हमने देखा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।